गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टू एवरीवन। आज हम लोग चर्चा करेंगे वीडियो के पार्ट 9 मध्यकालीन भारत में सल्तनत कालीन व्यवस्था के बारे में। सल्तनत कालीन व्यवस्था के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि आखिर जब सुल्तान ये जो सल्तनत काल था उसमें जो शासन व्यवस्था थी वो कैसे होती थी और उन शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता था। तो आप लोगों को हम बता दें कि उस समय जो केंद्रीय प्रशासन का मुखिया जो होता था उसे सुल्तान कहते थे। सुल्तान मतलब जो केंद्रीय प्रशासन का मुखिया, जो मुख्यतः राजा, समझे। जैसे हिंदुओं में हम लोग क्या कहा जाता था, राजा कहा जाता था। तो वही सल्तनत काल में उन्हें ही राजा को ही क्या कहा जाता था, सुल्तान कहा जाता था, जो पूरा मुखिया था केंद्रीय प्रशासन का। जैसे इस समय हमारे कौन हैं, मोदी हैं, समझे। और सुल्तानों में क्या था, जब सल्तनत काल था तो अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था, यानी पूरे चरम सीमा पर था अमीरों का महत्व। और चरम सीमा पर केवल सल्तनत काल में ही नहीं है, बल्कि ये हर युग की बात है कि जिसकी लाठी है उसकी भैंस हुई है। तो उसी तरह से चरमोत्कर्ष का मतलब अमीरों का महत्व हमेशा ही चरमोत्कर्ष पर रहा है, और वैसे ही सल्तनत काल में भी रहा है। अब हम आप लोग को बता दें, जैसे हमारे मोदी साहब हैं, वो मीटिंग करते हैं संसद में। जब भी कोई कानून मत या कुछ भी होती है तो लोकसभा है, लोकसभा में लोग जाते हैं, सारे सांसद मंत्री जाते हैं, वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, बात करते हैं और जनता से जुड़े मुद्दे पर बात करते हैं। तो उसी तरह से उस समय ऐसे मंत्री परिषद का काम करता था उसे कहा जाता था मजलिस ए खलवत। क्या कहा जाता था, खलवत, समझे। और इसकी जो बैठक होती है सल्तनत का मंत्री परिषद की बैठक को कहते थे मजलिस एक खलवत। और इसकी बैठक जो होती थी मजलिस एक खास में होती थी। किस में बैठक होती थी, मजलिस ए खास में बैठक होती है। अब हम आप लोग को बता दें कि बार ए खास क्या होता है, बार ए आजम क्या होता है। खास बार मतलब जानते हैं ना क्या होता है, बार मतलब, अरे नाम सुनोगे, शहरों के लोग तो बार और में जाते भी होंगे, स्टूडेंट ना जाएं तो ही बेहतर है, लेकिन चले आए कभी घूमने, कोई बेहतर नहीं। लेकिन बार और आप लोग समझिए, बार जहाँ पर, बार मतलब जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, खास मतलब खास लोग। तो जो भी सुल्तान के खास लोग होते थे, सुल्तान के जो भी खास लोग होते थे, जैसे दरबारी हो गया, अमीर हो गए और मालिक हो गए, रईस लोग गए, सुल्तान उनको बार एक खास में बुलाता था और उनके साथ मीटिंग करता था। तो उसको हम लोग कहते थे बार ए खास। क्या कहते थे, बार ए खास। अब हम आप लोग को बता दें बार ए आजम क्या होता है। आजम का मतलब, आजम खान का नाम सुना होगा ना, तो आजम मतलब राजनीति से रिलेटेड है, ट्रिक समझो। तो बार ए आजम का मतलब होता है कि जितने भी राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा होता था सुल्तान के द्वारा, तो बार ए आजम के द्वारा होता था, समझे। तो बार ए खास क्या होता है, बार ए आजम क्या होता है, मजलिस ए खलवत क्या होता है, मजलिस ए खास क्या होता है। आप सभी लोग समझ गए। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे आप लोगों से। इस काल में जो धर्मपरायण लोग थे उनको वजीफ़ा मिलता था। वजीफ़ा धन के रूप में, जैसे पेंशन उन्सन के रूप में मान सकते हो, पैसा कुछ मिलता था। जो धर्मपरायण लोग थे, जो क्या थे, धर्म से रिलेटेड थे। धर्म से रिलेटेड का मतलब जो धार्मिक लोग हैं उनको वजीफ़ा मिलता था। और हम आप लोगों को बता दें, ये जो वजीफ़ा देने का हक़ होता था वो प्रधानतः साधारणतः काजी को होता था। किसको होता था, काजी को होता था। और काजी क्या होते थे, न्याय विभाग के अध्यक्ष होते थे। जैसे हमारे यहाँ एडवोकेट, लॉयर ये सब है ना, तो वही उस ज़माने में, सल्तनत काल के ज़माने में न्याय विभाग के जो अध्यक्ष होते थे, एडवोकेट, लॉयर, इन सब को ही उस ज़माने में क्या कहता था, काजी कहा जाता था। तो ये काजी न्याय विभाग के अध्यक्ष होते थे। और यही काजी जो है कि किन लोगों को वजीफ़ा मिलेगा ये तय करते थे। क्या करते थे, तय करते थे। और उस समय के जो कानून थे, सल्तनत काल के समय में जो महत्वपूर्ण कानून स्रोत थे कि आखिर किस पर आधारित थे। तो आज की अगर हम बात करें तो हमारा कानून किस पर आधारित है, संविधान पर आधारित है कि नहीं। तो उस समय के जो कानून थे वो उनके 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे, हदीस, कुरान, इजमा एंड कयास। हदीस, कुरान, इजमा एंड कयास, ये जो 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे मुस्लिम कानून के। अंडरस्टैंड। अब इसके बाद हम आप लोग को बता दें, सल्तनत काल कानून में जो भी था वह हदीस, शरीयत एवं कुरान पर ही आधारित था।
जब 3 तलाक का विरोध हो रहा था तो आप लोगों को जो है कि ये बार बार यह नहीं आता कि ये हमारे शरीयत के खिलाफ़ है, समझे। तो ये जो शरीयत के खिलाफ़ जो बार बार आप लोगों ने सुना होगा मीडिया में, तो वो शरीयत का शब्द या शरीयत तो क्या होता है, मुसलमान धर्म से रिलेटेड हैं। और जो सल्तनत काल में जो कानून थे वह इन्हीं सब पर आधारित था, समझे। यानी जो भी इस्लामिक कानून हैं वो हदीस, शरीयत एवं कुरान पर ही आधारित होते हैं, समझे। और यही उस समय तो इस्लामिक शासन था भारत में सल्तनत काल में, तो उस समय का जो कानून क्या था, इन्हीं सब पर आधारित था। अब हम आप लोग को बता दें कि उस समय जैसे आज हमारा क्या है, सबसे बड़ा देश के बाद राज्य के बाद डिस्ट्रिक्ट के बाद नहीं, राज्य के बाद डिस्ट्रिक्ट के बाद सामान्यतः ब्लॉक के बाद गांव आ जाते हैं कि नहीं। तो उसी तरह से अगर हम आप लोग को समझा दें तो क्या होता है कि वहाँ पर सबसे बड़ा क्या होता था, जैसे जो सल्तनत काल में बात करें तो कई प्रांत में बटे होते थे। जो उनका छोटा छोटा राज्य होता था उस समय उनको प्रांत कहा जाता था। और वह प्रांत बटे थे किस चीज़ में, इक्ता में। प्रांत किस में बटे थे, इक्ता में। और इक्ता का जो शासन होता था उसे नायब कहते हैं। जैसे हमारे यूपी का जो शासक है उसको मुख्यमंत्री कहते हैं, हमारे पूरे भारत का जो शासन है उसे मुख्यमंत्री कहते हैं, और जो हमारे ज़िला का शासक है उसे डीएम कहते हैं कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो उसी तरह से हम आप लोग को बता दें कि ये हमारा जो इक्ता का जो शासन देखता था उसे नायब कहते थे। इक्ता डिवाइड किया गया था सिकों में। किस में दिया गया था, सिकों में। सिको मतलब जिला। सिकों का जो जिला प्रमुख होता था उसे सिकदार कहते थे। क्या कहते थे, सिकदार। और ये सिकदार कोई और नहीं होते थे, जो भी सैनिक अधिकारी के पद पर होते थे ना उन्हें हम लोग सिकदार बना देते थे। तो ये सिकदार क्या होते थे, सैनिक अधिकारी होते थे जो सिकों के पद पर बैठे हुए थे। अब हम आप लोगों को बता देते हैं कि ये सिको परगना में बटा था। परगना मतलब ब्लॉक में, परगना मतलब ब्लॉक। उस समय ब्लॉक को क्या कहा जाता था, परगना कहा जाता था। तो परगना का जो मुखिया होता था उसे हम लोग मुशरिफ कहते थे। क्या कहते थे, मुशरिफ कहते थे। और जो सबसे छोटी इकाई, एक बात ध्यान दीजिएगा, युग चाहे कोई भी रहा हो, चाहे हमारा युग राजाओं का रहा हो, चाहे हमारा युग सल्तनत काल का रहा हो, चाहे राजपूतों का रहा हो, हमेशा प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह क्या होता है, ग्राम होता है। क्या होता है, ग्राम होता है। और ग्राम का जो मुखिया होता है, ग्राम का जो मुख्य होता है, जो ग्राम वो मुखिया होते थे। और मुखिया आमतौर पर छोटे बड़े बड़े ज़मींदार होते थे गांव के, जो क्या करते थे, कर वसूलने का काम करते थे। और गांव से कर वसूल करके टैक्स देते थे किसको, सुल्तान को। और हर गांव में एक पटवारी ज़रूर होता था। सल्तनत काल की एक नियम थी। पटवारी का काम क्या है, भूमि का लेखा जोखा करने का काम जो ही करता है उसे पटवारी कहते हैं। आजकल हम उसके लेखपाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेखपाल भी कहते हैं। और अगर हम बात करें आप लोगों को, तो सुल्तान की जो अस्थाई सेना थी उस समय उसे खास खेल कहा जाता था, अस्थाई सेना। हमने आप लोग को बता दें, अस्थाई सेना की शुरुआत आखिर किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आपको टॉपिक पढ़ाते समय हमने ये बात को आपको क्लियर किया था कि इसकी शुरुआत किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और इक्ता प्रथा जो था उसको इंड किसके किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा इंड किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इंड किया गया था। और दोबारा शुरू किसके द्वारा किया गया था, फिरोज तुगलक ने दोबारा इसे शुरू कर दिया, है कि नहीं। अब हम बता दें, बारूद की सहायता से जो फेंकने वाली मशीनें होती थी, गोला फेंकने वाली मशीन होती थी, उन्हें उस मशीन को कहा जाता था मांगलिक। क्या कहा जाता था, मांगलिक। मांगलिक मत समझिएगा, ध्यान देना। मांगलिक कुछ लड़के लड़कियां तो कहते हैं कि मांगलिक होते हैं, उसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं है, लेकिन मांगलिक से ही रिलेटेड आप लोग मांगलिक ट्रिक के लिए, आसानी के लिए याद कर लीजिएगा कि जो उस समय बारूद की सहायता से फेंकने वाली जो मशीन होती थी उसे मांगलिक कहा जाता था। और जो पूर्ण केंद्र के नियंत्रण में भूमि होती थी,
केंद्र के नियंत्रण में भूमि होता है। आज हम देखते हैं ना जीएस की भूमि, सरकार की भूमि क्या होती है, जीएस भूमि, उसमें गरीबों से जब जीएस की भूमि निकलती है तो उसमें गरीबों को भी मिलता है और वो खाली ज़मीन होती है जो किसी का अधिकार उस पर नहीं होता है, वो सरकारी भूमि होती है। तो वैसे उस समय जो भूमि होती थी सरकारी भूमि होती थी सल्तनत काल में, उसको खालसा भूमि कहते थे। क्या कहते थे, खालसा भूमि कहते थे। और चांदी के सिक्के को टंके कहते थे। क्या कहते थे, टंके कहते थे। और तांबे के सिक्कों को हम लोग क्या कहते थे, दिरहम कहते थे। क्या कहते थे, दिरहम कहते थे। और उस समय एक जगह था देवल जो है कि अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। किसके रूप में प्रसिद्ध था, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। इतना बुझने के बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे कि उनमें कर कितने प्रकार के लगते थे। अगर हम बात करें सल्तनत काल में टैक्स कितने प्रकार के होते थे, तो ध्यान देना, उस्र क्या होता था कि जो भी मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर होता था, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर को हम लोग क्या कहते थे, उस्र कहते थे। मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। अब हम आप लोग को बता दें, ये तो हो गया। और जो भी खराज क्या होता था कि जो भी गैर मुसलमान होते थे उनसे जो कर लिया जाता था उनको हम लोग क्या कहते थे, खराज कहते थे। क्या कहते थे, खराज कहते थे। यानी कि देख लो, भूमि पर भी कर थी लेकिन मुसलमानों के लिए भूमि कर कुछ और थी और गैर मुसलमानों के लिए भूमि कर क्या थी, कुछ और थी। अब हम आप लोग को बता दें कि ज़कात क्या होता है। तो ज़कात क्या होता है, जो मुसलमानों पर धार्मिक कर लगाया जाता था उसको ही हम लोग क्या कहते थे, ज़कात कहते थे। धार्मिक कर मुसलमानों पर, और वह कितना होता था मुसलमानों पर धार्मिक कर, तो वह कितना होता था, संपत्ति का 40वां हिस्सा, संपत्ति का 40वां हिस्सा ज़कात कर होता था, जो क्या होता था, मुसलमानों के लिए केवल था। और जो गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर था उसे क्या कहते थे, तो उस कर को हम लोग कहते थे जजिया। यानी कि जजिया कर क्या था, गैर मुसलमानों पर क्या था, धार्मिक कर था। समझिए, गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर कौन सा होता था, जजिया होता था। इसके बाद अगर हम बता दें, एक होता था खम्स में क्या होता है कि जो भी युद्ध में लूटपाट का माल है, मान जाओ कहीं युद्ध हुआ और उसमें हमने कोई माल लूट लिया, तो वो जो धन है जो मैं रखूँगा उस पर भी कर लगता था। तो ये खम्स कर जो है क्या होता था, युद्ध में लूटपाट जो भी होते थे, युद्ध में लूटपाट उन पर जो कर होता था उन्हें हम लोग कहते थे, खम्स कहते थे। समझे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि उस समय कौन कौन से स्थान प्रसिद्ध थे, यानी जो सल्तनत काल था उसमें कौन कौन से स्थान प्रसिद्ध थे। तो उस समय जो सरसूती जगह था वह अच्छी किस्म की चावल के लिए फेमस था। किसके लिए फेमस था, अच्छी किस्म की चावल के लिए फेमस था। स्थान को देख लेते हैं और हम लोग देखते हैं प्रसिद्धि किसके लिए थी। तो सरसूती किसके लिए फेमस था, अच्छी चावल के लिए। समझिए, अच्छी चावल के लिए था। और अगर हम आप लोगों को बता दें, अच्छी चावल के लिए सरसूती फेमस था। और जो सतगांव था, सतगांव का आप लोग नाम सुने होंगे, सतगांव का किसके लिए फेमस था, रेशमी रजाइयों के लिए फेमस था। किसके लिए फेमस था, रेशमी रजाइयों के लिए फेमस था। समझिए, किसके लिए सतगांव फेमस था, रेशमी रजाइयों के लिए, रेशमी रजाइयों के लिए। और जो हमारा बनारस है ना, बनारस, वो खाई के पान बनारस वाला, आप लोगों ने गाना तो सुना ही होगा और सब नाचे होंगे बचपन में उस गाने पर ज़रूर। तो वो सोने चांदी व जड़ी के काम के लिए प्रसिद्ध था। यानी सोने चांदी की जो जड़ी होती, जड़ी नहीं मतलब कि जड़ी नहीं न, उसको जड़ी की काम के लिए गूंथने, जैसे जड़ी हो तो मोतियों का जड़ी बनाया जाता है ना, साड़ियों पर फॉलो लगा था, वैसे जड़ी के काम के लिए सोने चांदी की जड़ी के लिए कौन सा जगह था फेमस, बनारस।
सोने चांदी की जड़ी के लिए। जड़ी बूटी मत समझ लियो, हरियाणा में लियो लियो वाला बहुत बात करते हैं। खाना खा लियो, हमारे दोस्त थे सब हरियाणा के, खाना खा लियो, अच्छा सचिन इधर आइयो, ऐसे बहुत बोलते थे। अब अगर हम बात करें आप लोग आगरा, आगरा क्यों फेमस था? तो आगरा उस समय नील उत्पादन के लिए फेमस था। किसके लिए फेमस था? नील उत्पादन के लिए, सल्तनत काल में। तो ये ऐसे कुछ ऐसे जगह इंपॉर्टेंट थे जो फेमस थे इन सब के लिए, नील उत्पादन के लिए। एक और अब हम जानेंगे कि चलो रुको, रेडी स्टार्ट। अब हम लोग सल्तनत कालीन व्यवस्था के मंत्री और उनके विभागों की चर्चा करेंगे। जैसे हमारे यहाँ अगर हम बात करें, जो रक्षा सेवा रक्षा से रिलेटेड जो भी पद संभालता है उसे हम रक्षा मंत्री बना देते हैं, गृह मंत्री बना देते हैं, शिक्षा मंत्री बना देते हैं। तो वैसे उस समय भी कई बार पद होते थे जिनमें कुछ का हम लोग चर्चा करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। बहुत पद होते थे लेकिन कुछ का ही हम लोग चर्चा करेंगे, ध्यान देना। वजीर, वजीर उस समय सुल्तान के बाद जो दूसरे नंबर पर आता था वजीर आता था, और वह राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। किसका प्रमुख होता था? राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। और सुल्तान के बाद अगर सबसे कोई ताकतवर व्यक्ति था वो कौन था? वजीर, समझे। अब अगर हम बात करें मुशर्रिफ एवं मुलालिक, मुशर्रिफ मुंशी। आज मुंशियों का क्या काम है कि अगर हम बात करें तो आय व्यय का लेखा जोखा, तो वही मुशर्रिफ जो होते थे वो आय व्यय का लेखा जोखा महालेखाकार थे। आय क्या व्यय, आय कितना हुआ, व्यय कितना हुआ, उस सल्तनत काल में उनका लेखा जोखा करना ही किसका काम था? मुंशियों का काम था। मजमुआदार, उधार दिए गए धन का हिसाब रखना। 9 नगद न 13 उधार, आप लोगों ने सुना होगा, है कि नहीं? एक और बनिया में कहा जाता है कि नगद वाले डिस्को, उधार वाले खिसको, समझे। तो उधार का मतलब आप लोग जानते हैं, उधार का मतलब क्या होता है? तो उस समय जो उधार दिए गए धन का हिसाब जो रखता था उसे मजमुआदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मजमुआदार कहा जाता था, समझे। अब अगर हम आप लोगों को बता दें, काजी उल कजात, काजी, घर में अगर कोई बात उठ जाती है तो बच्चे जाते हैं किसके पास? आजी के पास। न्यायालय बढ़िया से करेगी, मम्मी तो चाटा लगा देगी, अब पापा तो डांट टपट के भगा देंगे। नहीं, पापा चाट लाटा लाएंगे, मम्मी डांटेगी, लेकिन न्याय कौन करेगा? आजी। और न्याय बहुत बढ़िया करेंगे, बच्चों को पता है कि हमारी आजी बहुत बढ़िया न्याय करेगी। तो आजी से तुम उठा लो किसको? काजी को। यानी काजी क्या करते थे? न्याय के बाद, न्याय में न्याय करने के लिए सुल्तान तो सबसे इम्पोर्टेंट होता था, लेकिन सुल्तान के बाद जो न्याय के लिए जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वह कौन होता था? काजी होता था। कौन होता था? काजी। काजी का हालचाल ठीक मानी ना? हाँ चलो। अब देना दीवान ए दैरात। दीवान ए दैरात क्या होता है? दान विभाग से रिलेटेड होता है। दैरात, 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 दैरात दान विभाग, 10 से दैरात, 10 से दान। तो दीवान ए दैरात दान विभाग से रिलेटेड होता था। जैसे हमारे यहाँ अगर देखो सरकार दान में दे देती है बहुत कुछ, किसानों को पेंशन क्या कर रही है? दान में दे रही है, किसानों को पेंशन दे रही है कि नहीं? तो ये सब क्या है? दान विभाग से रिलेटेड जो था उसे दीवान ए दैरात कहा जाता है। और सुल्तान ए बदनगान, ये जो दास विभाग के जो होते थे, जो सुल्तान के दास विभाग में थे, उनको हम बदनगान कहते थे। आरिज ए मुमालिक, आरिज ए मुमालिक सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। जैसे आज हमारे सैन्य विभाग का प्रमुख जनरल कहा जाता है ना, जो सबसे हेड होता है जनरल। आजकल तो सबसे सैन्य विभाग में अगर जो सबसे प्रमुख हो गया वो CDS हो गया है, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, शायद यही है ना फुल फॉर्म, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ CDS, बिपिन रावत। तो उस समय आरिज ए मुमालिक जो है कि सैन्य विभाग का जो प्रमुख होता था उसे कहा जाता था। और जो कोषाध्यक्ष, यानी कोष मतलब धन, और उसका जो मालिक था मुखिया, उसको जो है कि हम लोग क्या कहा जाता था? खजीन कहते थे। क्या कहते थे? खजीन कहते थे। अब अगर इस तरह से बात करें तो हम लोगों ने सल्तनत कालीन व्यवस्था के बारे में डिटेल अध्ययन कर लिया। अब आगे से हम लोग पढ़ेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मुग़ल साम्राज्य के बारे में। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय टू एवरीवन।